हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया था किसका, कार्बन, हैलोजन और सल्फर का। आज हम देखेंगे क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फास्फोरस। तो इसके दो मेथड्स है बेटा, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। ठीक है, कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं। तो मेथड नंबर 1 के अकॉर्डिंग कह रहा है कि नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैरियस ट्यूब में लेते हैं विथ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। तो नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको कैरियस ट्यूब में लेके हीट करते हैं तो जो फास्फोरस होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्टेड इनटू फास्फोरिक एसिड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फास्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या करते हैं, अमोनिया बेसिक बनाते हैं मीडियम को, देन इसमें अमोनियम मॉलिब्डेट ऐड करते हैं। दिस इज द अमोनियम मॉलिब्डेट। ठीक है, अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट को ऐड करते हैं। ठीक है, एक मिनट इसको देख लो। हाँ, अमोनियम मॉलिब्डेट को ऐड करते हैं, सॉरी यहाँ पे अमोनियम मॉलिब्डेट यानी कि इसका जो फॉर्मूला होगा NH4 का 3 MOO4। ठीक है, ये अमोनियम मॉलिब्डेट ऐड करते हैं H3PO के सॉल्यूशन में। तो दिस कंबाइंड विथ फास्फोरिक एसिड एंड कन्वर्टेड इनटू अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट। अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। ठीक है, यानी ओवरऑल हमको क्या मिला बेटा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को फास्फोरस हमको इसके फॉर्म में मिला। ठीक है, इसके फॉर्म में मिला। अब हम इससे परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे, तो उसके लिए हमको सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें यहाँ पे, तो मॉलिक्यूलर मास इसका कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मॉलिक्यूलर मास अगर बात करोगे, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट की बात करो तो ये 14 होता है नाइट्रोजन का, और ये 4 18 हो गया, और 18 इंटू 3 54, इसका 54। फास्फोरस और ऑक्सीजन की बात करोगे, ऑक्सीजन का 16 64 हो गया, और ये 31 यानी प्लस 95 प्लस 12 मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम को 96 होता है, 96 और ये 64 कितना हो जाएगा, 96 इसका और ये 64 144। ठीक है, ये 144 यानी कि 12 इंटू 144। इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 54 प्लस 95 प्लस ये आ जाएगा 1726। ठीक है, अब इसको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 9। ठीक है, 1728 आएगा। ठीक है, ये 28 आएगा, तो अब इसको जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा 8 5 13 13 4 18, यानी कि ये टोटल आ जाएगा 1877। ठीक है, तो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट। अब इसको कैलकुलेशन कैसे करोगे, परसेंटेज कैलकुलेशन। तो मान लो लेट मास ऑफ, यहां से मान लो लेट मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बी क्या हो जाएगा m ग्राम, एंड मास ऑफ ये बना हुआ है अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट कितना ग्राम, मास ऑफ अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट कितना हो जाएगा बेटा m1 ग्राम। ये कितना हो जाएगा m1 ग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा m1 ग्राम।
तो यहां सीख सकते हो 1 मोल ऑफ क्या, अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट, 1 मोल ऑफ NH4 का होल थ्राइस PO4 12 MoO4 इज इक्वल टू कितना 1877 ग्राम ऑफ दिस अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट, APM अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट। और उसमें फास्फोरस कितना है बेटा, इसमें फास्फोरस क्या है 31, यानी कि 31 ग्राम फास्फोरस। तो M1 ग्राम में क्या हो जाएगा, M1 ग्राम है, M1 ग्राम प्रोड्यूस हुआ है, तो M1 ग्राम में क्या हो जाएगा, तो M1 ग्राम की बात करोगे तो 31 अपॉन 1877 इंटू M1 ग्राम। तो परसेंटेज की बात करोगे तो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस ये अपॉन टोटल मास इंटू 100, यानी क्या हो जाएगा बेटा, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस 31 अपॉन 1877 इंटू M1 अपॉन M इंटू 100। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम कैसे निकालेंगे, तो 31 अपॉन 1877 इंटू M1 यानी मास ऑफ अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट फॉर्म अपॉन टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला है। इसकी अगर बात करोगे तो यहां पे नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमको क्या मिल रहा है बेटा, ये मैग्नीशिया पायरोफॉस्फेट। ठीक है, इस मैग्नीशिया पायरोफॉस्फेट का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे सबसे पहले। तो इसका जब मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है बेटा इसका वो 222 होता है। निकाल सकते हो मैग्नीशियम का 24 इंटू 2 48, फास्फोरस का 31 यानी 62 और 112 ऑक्सीजन का, तो सबको जोड़ोगे 222 आएगा, यानी क्या हो जाएगा 222 यानी कि 222। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें तो उसी तरह लेट मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, यहां पे लिखोगे लेट मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन कितना M1 M ग्राम। ठीक है, एंड मास ऑफ Mg मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट फॉर्म Mg2P2O7 फॉर्म M1 ग्राम। ठीक है, ठीक है बेटा, यानी कि 1 मोल ऑफ Mg2P2O7 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ यानी 22 ग्राम ऑफ Mg2P2O7। और इसमें फास्फोरस कितना है बेटा 31। ठीक है, यानी यहां पे क्या हो गया Mg2P2 है ना, Mg2P2 यानी 31 इंटू 2 कितना हो जाएगा 62, यानी कि 62 ग्राम ऑफ फास्फोरस। इसलिए M1 ग्राम में कितना हो जाएगा, ये M1 ग्राम प्रोड्यूस हुआ है, तो M1 ग्राम की बात करोगे तो M1 ग्राम में क्या हो जाएगा, M1 ग्राम की बात करोगे तो 62 अपॉन 22 इंटू M1 ग्राम, ये हुआ बेटा M1 ग्राम हुआ। अब परसेंटेज ऑफ फास्फोरस की बात करोगे तो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस की बात करोगे तो क्या हो जाएगा 62 अपॉन 222 इंटू M1 अपॉन M टोटल मास इंटू 100। तो दिस फॉर्मूला इज यूटिलाइज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ
फास्फोरस। तो ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया है, मैग्नीशिया बना रहा है कि अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट बना रहा है। तो यदि अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट के बेस पे देगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और यदि मैग्नीशिया का फॉर्मेशन किया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यानी फास्फोरस के लिए हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन precipitate of ammonium phosphomolybdate and second is based on precipitate of magnesium pyrophosphate। ठीक है बेटा, तो ये मेथड है क्या, एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस के लिए। तो दो मेथड है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस पर पूछा गया है, जिस पर क्वेश्चन पूछा गया है उसी के बेसिस पे तुम क्या दोगे, इसका एक्सप्लेनेशन करोगे, परसेंटेज कैलकुलेट करोगे। ठीक है बेटा। नाउ तो अब हम देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन की बात करोगे, यानी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, देयर आर टू मेथड्स। नाइट्रोजन का एस्टिमेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार जेईई मेंस में एक क्वेश्चन इस पर जरूर आता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से थोड़ा समझिए, थोड़ा ये डिफिकल्ट है, अदर से थोड़ा है टफ, तो आपको समझने की जरूरत है। तो दो मेथड है, फर्स्ट मेथड इज ड्यूमास मेथड एंड सेकंड मेथड इज जेंडॉल मेथड्स। यानी कि हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन दो मेथड से करते हैं, फर्स्ट ड्यूमास मेथड एंड सेकंड जेंडॉल मेथड्स। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे ड्यूमास मेथड। ठीक है, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ ड्यूमास मेथड। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्चुअल में हम करते क्या है, सबसे पहले करते क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते हैं, हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड के। फर्नेंस होता है कॉपर ऑक्साइड के साथ, क्या करते हैं, नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा अगर हम आप यहां समझें तो करते क्या है, ये फर्नेंस होता है, इसमें सेटअप ऑलरेडी बना होता है। यहां से CO2 गैस पास कराते हैं। क्यों पास कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का कंटेंट रहेगा तो वो कार्बन से कंबाइन कर सकता है। ठीक है, तो हमारा मिक्सचर डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसलिए CO2 इनर्ट गैस को, यानी CO2 को प्रोवाइड करते हैं बाहर से। कॉपर गेज लगा रहता है। ठीक है, फर्स्ट अब ये CO2 को प्रोवाइड करे, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कॉपर ऑक्साइड के साथ मिक्स करके लेते हैं। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, ये फर्नेस में हीटिंग होगा, हीटिंग होगा तो कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा क्या होगा, वो बर्न करेगा। बर्न करता है तो कार्बन कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड H कन्वर्टेड इनटू वाटर। और जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड N2 में कन्वर्ट होंगे, कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बनेंगे। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बनेंगे और ड्राई नाइट्रोजन भी बनेगा। तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे वो उस रिड्यूस कॉपर गेज से जब पास करेंगे फिर से वो N2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसको हमने इसके थ्रू पास कराया। ठीक है, ये फर्नेस है, इसमें पूरा सेटअप लगा हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं कॉपर ऑक्साइड के मिक्सचर के साथ, फिर क्या करते हैं बेटा, इसको हीट करते हैं फर्नेस में। तो कॉपर क्या होता है, कॉपर उस कार्बन में, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो है ही, कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही। और एडिशन में जो नाइट्रोजन होगा तो कार्बन कन्वर्टेड इनटू CO2, हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू H2O एंड नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू N2 गैस। ठीक है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। N2 गैस हमको क्या करना है, मेजर करना है कि कितना N2 लिबरेट हुआ, उसी N2 के रिस्पेक्ट में हम उसका परसेंटेज निकालेंगे नाइट्रोजन का। तो अगर नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी मिला तो जब इस कोरस कॉपर ऑक्साइड से रिड्यूस कॉपर गेज से पास करेगा तो N2 के ऑक्साइड फर्दर रिड्यूस होकर नाइट्रोजन के फॉर्म में चले जाएंगे। यानी इस कॉपर रिड्यूस कॉपर गेज का फंक्शन क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड बने थे
उसको फर्दर कन्वर्ट करके रिड्यूस करके ड्राई नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब ये पूरे गैस इधर से पास करेगा, यहाँ पे मरकरी की सीलिंग होती है, ठीक है। अब जब ये पास करेगा तो ये नाइट्रोमीटर है बेटा, दिस इज द नाइट्रोमीटर जो नाइट्रोजन को मेजर करता है, ठीक है। नाइट्रोमीटर उसमें KOH सॉल्यूशन रहता है। अब जब ये पास करेगा गैस तो CO2 भी है, H2O भी है, तो CO2 और H2O जो है वो क्या होंगे, CO2 जो होगा वो KOH सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। CO2 एब्जॉर्ब कर लिया गया, जो ड्राई नाइट्रोजन है वो इसके ग्रेजुएटेड जो ट्यूब है, ग्रेजुएटेड नाइट्रोमीटर है, उसके अपर पार्ट में डाई नाइट्रोजन इकट्ठा हो जाएगा विथ वेपर ऑफ वाटर। वाटर भी तो गया था H2O के फॉर्म में, तो नाइट्रोजन जो है वहां पे इकट्ठा हो गया। फिर से एक समझा दूं, फिर से इसको रिपीट कर दूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन का कंटेंट है उसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। हीट करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन होगा CO2 में ऑक्सीडाइज होगा, जो हाइड्रोजन होगा वो H2O में ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। और जो नाइट्रोजन कंटेंट होगा वो ड्राई N2 के फॉर्म में जाएंगे, N2 के ऑक्साइड भी मिलेगा कुछ, फर्दर रिड्यूस हो जाएंगे रिड्यूस कॉपर गेज के थ्रू। पूरे ये मिक्सचर इधर से पास करेंगे, दिस इज द नाइट्रोमीटर। अब इससे पास करेंगे तो इस नाइट्रोमीटर में यहाँ पे देखो KOH सॉल्यूशन फिल किया गया है इसके थ्रू। इस नाइट्रोमीटर में KOH सॉल्यूशन H2O को और CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पे क्या होगा, हमको ड्राई नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो यही प्रोसेस होता है। अब उस डाई नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम इकट्ठा हुआ, कितना अमाउंट बना, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में हम नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। यानी हमको ड्राई नाइट्रोजन किस में मिला, वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम हमको मिला उसके रिस्पेक्ट में हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसी रिएक्शन को हम लिख सकते हैं ए नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां पे लिखोगे ए नोन मास, ठीक है, नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं। ए नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस कॉपर ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ CO2, ठीक है, CO2 के प्रेजेंस में, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ CO2 तो क्या बनेगा बेटा, गिव फ्री नाइट्रोजन along with a known mass of organic compound copper oxide in presence of copper oxide plus CO2 in presence of CO2 या in atmosphere of, यहां ऐसे लिखो, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, a known mass of organic compound is heated with copper oxide in atmosphere of CO2 to gives dry nitrogen along with CO2 and H2O, ठीक है बेटा। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करते हैं इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, यानी CO2 के एनवायरनमेंट में, तो ये क्या कन्वर्ट करता है, ये ड्राई नाइट्रोजन देगा एज वेल एज CO2 और वाटर भी देगा, ठीक है। यानी कि अगर मान लो हमारा कंपाउंड क्या है, CXHYNZ, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है बेटा। अगर इसको हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, तो X मोल ये CO2 देगा, Y/2 मोल
वाटर देगा एंड Z/2 N2 देगा, ठीक है बेटा, प्लस क्या देगा यहां पे 2xy/2 कॉपर ऑक्साइड, ठीक है बेटा। अब यहां कॉपर ऑक्साइड को तुम क्या करोगे, ये बैलेंस कर दो 2x + y/2, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन। उसी तरह क्या होगा, अगर मान लो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको कॉपर ऑक्साइड के साथ तो ड्राई नाइट्रोजन भी मिला, कॉपर ऑक्साइड के साथ गया है तो नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड भी मिले, N2 के ऑक्साइड भी मिलेगा, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये ऑक्साइड ऑफ N2। इस ऑक्साइड ऑफ N2 को फर्दर हम कॉपर, रिड्यूस कॉपर से क्या पास करेंगे, कॉपर गैस से, तो N2 जो ऑक्साइड होगा, N2 ऑक्साइड प्लस रिड्यूस कॉपर या कॉपर गैस से पास करेंगे तो ड्राई N2 आ जाएगा, हमको N2 गैस के फॉर्म में आ जाएगा। और ये जो CO2 था, दैट CO2 एंड H2O यहां पे क्या होगा, KOH के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हमको कैलकुलेशन करना है कि कैसे हम इसका परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो इतना तुमको समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसमें नाइट्रोजन का कंटेंट है, हीट करते हैं तो CO2 में H2O में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा, ड्राई नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में, कुछ नाइट्रोजन के अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं तो दिस कॉपर गेज, जो कॉपर गेज है, रिड्यूस कॉपर गेज, फर्दर कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू N2 गैस, ठीक है, N2 गैस में कन्वर्ट कर देगा। और जब ये N2 गैस इधर से पास करेगा CO2, H2O और N2 गैस, तो CO2 और H2O यहां एब्जॉर्ब हो जाएगा और N2 गैस हमको मिल जाएगा। अब इसमें जो N2 गैस मिला है उसका कितना वॉल्यूम मिला है, यानी कितना वॉल्यूम हमको इस नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिला है, तो ये नाइट्रोमीटर में इकट्ठा है, उसके थ्रू हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो कैसे कैलकुलेट करोगे तुम, ठीक है। मान लो लेट मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज m ग्राम या W ग्राम, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज m ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ N2 गैस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ N2 कलेक्टेड, मान लो ये V1 ml है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ N2 गैस कलेक्टेड क्या V1 ml, ठीक है। अब हमको इस V1 को निकालना है बेटा, ठीक है। अब इस V1 को हमको निकालना है किस पर, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, या इसको भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे निकालोगे। तो देखो यहां पे बेटा, अगर हम बात करें यहां पे, तो नाइट्रोजन गैस इकट्ठा हुआ है। इस नाइट्रोजन गैस किसमें है, ये नाइट्रोमीटर में है। एटमॉस्फेयर में भी क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहां पे जो नाइट्रोजन गैस इकट्ठा होगा प्लस ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ
वाटर लिए हुए हो, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH है, तो इसके थ्रू कुछ वेपर यहां भी तो होंगे, तो नाइट्रोजन भी होगा प्लस उसके पास प्रेशर भी होगा। तो उस नाइट्रोजन का प्रेशर क्या होगा, यानी हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ N2 गैस एट STP कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो इसके अंदर है, हमारा STP पे क्या आएगा वॉल्यूम, उसके रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसके अंदर की बात करोगे तो देखो यहां पे बेटा, अगर हम बात करें तो V1 वॉल्यूम ऑफ N2 गैस, वॉल्यूम ऑफ N2 कलेक्टेड, ठीक है, जो कलेक्ट हुआ है, कलेक्टेड ओवर ग्रेजुएटेड ट्यूब, मान लो क्या है V1 ml है, ठीक है, V1 है। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर वहां पे T इन केल्विन, T1, ठीक है, टेम्परेचर इन T1, ठीक है। उसके अंदर की बात कर रहे हैं, प्रेशर क्या हो जाएगा P1, प्रेशर बेटा क्या होगा यहां पे, प्रेशर यानी कि अगर बात करोगे तो यहां पे क्या होगा, प्रेशर की बात करोगे तो प्रेशर जो होगा वो टोटल प्रेशर, यानी इस नाइट्रोजन प्रेशर क्रिएट करेगा, जो वॉल्यूम गैस इकट्ठा हुआ है तो नाइट्रोजन प्रेशर क्रिएट करेगा, तो नाइट्रोजन का प्रेशर होगा और कुछ वो जो वाटर वेपर है उसका भी प्रेशर होगा, यहाँ पे इसमें नाइट्रोजन का भी प्रेशर होगा और वाटर वेपर का भी प्रेशर होगा, तो P क्या हो जाएगा, तो P जो होगा वो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन माइनस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि P जो होगा, P1 जो होगा वो P अपॉन एक्वस टेंशन, यानी कि प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन माइनस प्रेशर ऑफ एक्वस टेंशन, इसको बोलते हैं एक्वस टेंशन। थोड़ा आप समझना पड़ेगा, यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा आपका, यानी कि नाइट्रोजन के थ्रू जो प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, जो नाइट्रोजन प्रेशर क्रिएट किया है वो प्रेशर P1 है, और ये P1 कैसे आया, P टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन, जो नाइट्रोजन प्लस एक्वस, ये जो वाटर का वेपर होगा उसका भी प्रेशर होगा, तो दोनों का मिक्सचर है। तो अगर हमको केवल नाइट्रोजन का प्रेशर मेजर करना है तो टोटल माइनस एक्वस, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये नाइट्रोजन का प्रेशर। तो ये तो बात हुआ कहां, इसके अंदर का, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं बेटा, तो ये बात हो गई अंदर की, ठीक है। ये बात हो गया किसका, इसके ग्रेजुएटेड ट्यूब के अंदर का वॉल्यूम कलेक्टेड V1 ml, टेम्परेचर जो है T1 केल्विन, प्रेशर P1 जो होगा ये हो गया। एट यदि STP की बात करें, एट STP और NTP, अगर हम STP और NTP की बात करें बेटा, ठीक है, STP और NTP की बात करें तो उसके आउटसाइड की अगर वॉल्यूम की बात करोगे तो V2 क्या हो गया, V2 हमको पता करना है, वॉल्यूम कितना वॉल्यूम इकट्ठा हुआ STP पे, STP पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो इसके अंदर इकट्ठा हुआ, STP पे वॉल्यूम क्या आएगा उसको हम देखेंगे, यानी कि V2 कैलकुलेट करना है। P2 की अगर बात करोगे तो P2 क्या हो जाएगा बेटा, यानी T2 ये बात करोगे वो 273 केल्विन रूम टेम्परेचर है, 273 केल्विन दैट इज द रूम टेम्परेचर, ठीक है बेटा। और यदि P2 की बात करोगे तो P2 क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी 760 mm
अगर mm में प्रेशर लिए हो तो एटमॉस्फेयर में ले तो एटमॉस्फेयर में लिखोगे तो 760। ठीक है बेटा, अब देखो ये तो हम लोग को पता चल गया। तो एक रिलेशन होता है, अगर आपको पता है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब देखो यहां पे T2 हमको पता है, P2 हमको पता है, P1 हमको पता है। ठीक है, ये V1 दिया हुआ मिलेगा जो, और T1 टेम्परेचर है उसके अंदर का, कितने टेम्परेचर पे हम कर रहे हैं। तो थर्मामीटर यहां लगा के इस टेम्परेचर को हम मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे थर्मामीटर लगा रहता है, उससे हम टेम्परेचर को अंदर का मेजर कर लेंगे कि टेम्परेचर क्या आ जाएगा। तो हमको निकालना क्या है बेटा, V2 निकालना है, यानी STPP निकालना है। तो अगर V2 की बात करोगे तो V2 क्या हो जाएगा, यहां से अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो V2 जो होगा वो हो जाएगा P1 V1 इंटू 273 अपॉन, ठीक है, 760 इंटू T1। अगर V2 को कैलकुलेट करोगे तो दिस इज द V2 क्या है बेटा, यही हमको कैलकुलेट करना है, यानी STP पे नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, क्योंकि हम कैलकुलेशन किस पर कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर। इसके अंदर हम कैलकुलेशन नहीं कर जाके घुस के कर रहे हैं, हम रूम टेम्परेचर पे कितना वॉल्यूम आया हमको उसको कैलकुलेट करना है, दैट इज अ V2। यानी इतना वॉल्यूम हमको नाइट्रोजन गैस का मिला, किस पर, एट रूम टेम्परेचर। हमने नाइट्रोमीटर में इकट्ठा किया था। यानी कि हम अगर बात करें, फिर से मैं एक रिपीट कर दूं, आपको सोचना कैसे होगा। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP, और हमको मिला कहां है, इस नाइट्रोमीटर के अंदर। हमको रूम टेम्परेचर पे कैलकुलेशन को ले जाना है, तो रूम टेम्परेचर पे ले जाने के लिए ये प्रोसीजर अपनाएंगे। सपोज करो वॉल्यूम ऑफ N2 कलेक्टेड, इससे जो वॉल्यूम ऑर्गेनिक कंपाउंड से कलेक्ट हुआ उसका वॉल्यूम V1 ml था। टेम्परेचर मान लो T1 केल्विन हमको नहीं पता है, यहां पे हम थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर चेक करेंगे। टेम्परेचर आपको रिएक्शन में दिया रहेगा, आपकी इक्वेशन जो होगा, आपको जो क्वेश्चन देगा उसमें टेम्परेचर मेंशन रहेगा कि इतने टेम्परेचर पे इतना N2 गैस कलेक्ट हुआ, क्वेश्चन आएगा। प्रेशर की बात करोगे कि कितना प्रेशर जनरेट किया, तो इस नाइट्रोजन गैस भी प्रेशर जनरेट करेगा, प्लस एक्वस सॉल्यूशन है तो उसका कुछ वेपर होगा वो भी प्रेशर जनरेट करेगा। यानी टोटल प्रेशर हमको क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ दिस। ठीक है, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर का। तो हम क्या करेंगे, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन के निकालने के लिए P1 के लिए टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन का मतलब प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। क्या है बेटा ये, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, एक्वस टेंशन जिसको बोलते हैं। तो ये आ गया। ये तो उस नाइट्रोमीटर की अंदर की बात हुआ। हम STP के कैलकुलेट करेंगे तो एट STP और NTP नॉर्मल टेम्परेचर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे V2 हमको नहीं पता है, V2 हमको कैलकुलेट करना है। T2 हमको नॉर्मल टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पता है, प्रेशर भी पता है। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर V2 कैलकुलेट करोगे तो P1 V1 इंटू T2 अपॉन P2 इंटू T1 ये पता है। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, हमको वॉल्यूम पता कर जाएगा। इससे हमको वॉल्यूम पता कर चल गया और तुमको पता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, 22.4 लीटर, या ml में बात करोगे 22,400 ml होगा। तो रूम टेम्परेचर पे किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होता है, 22.4 लीटर, या ml में कन्वर्ट कर दो 1000 से मल्टीप्लिकेशन करके तो
हम पता कर लेंगे। यानी V2 क्या है, V2 इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ N2 गैस कलेक्टेड एट व्हाट, रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मेन फोकस हमको यही है, यही आपको कैलकुलेट करने के लिए देगा। V2 मान लो V हो गया, इस V2 इक्वल टू V मान लो, ठीक है। आफ्टर ये V2 इज इक्वल टू V मतलब वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP। V2 को हमने V मान दिया आफ्टर कैलकुलेशन। तो ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाओगे, बिकॉज ये निकालने को देगा कि प्रेशर दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, ये सब दिया रहेगा, एक्वस टेंशन दिया रहेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कभी कभी ये देखो P1 B1, तो P1 क्या है, P माइनस एक्वस टेंशन, टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे हो रहा है, तो ये T1 दिया रहेगा। V1 कितना वॉल्यूम गैस कलेक्ट हुआ वो भी दिया रहेगा इक्वेशन में। यानी कि P1 की बात करोगे तो P1 कभी दे देगा क्या कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना था और वेपर प्रेशर इतना था, तो टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन, यानी हमको P1 मिल जाएगा। V1 की वैल्यू दिया रहेगा इक्वेशन में, और T1 की किस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है वो भी दिया रहेगा। यानी ओवरऑल हमको V2 निकालना है। V2 को हमने मान लिया V, तो V मान लिया यानी वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP, और एक मोल नाइट्रोजन के लिए कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। अब हम इसको हटाते हैं, ये बना लिए हो बेटा, अब बना लिए है तो इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको हटाओ और इसको हटाते हैं। हमको फाइनल क्या मिला, ये V, यानी हम कह सकते हैं जो V आया हमको, हमने इसको V2 को V माना फाइनल, और ये क्या आ गया P1 V1 इंटू 273 यानी T1 अब T2 यानी 760 mmHg इंटू T1, ठीक है। ये STP पे इतना वॉल्यूम गैस कलेक्ट हुआ, ठीक है, ये हो गया बेटा। अब इसी इक्वेशन को हमको क्या करना है, यूज करना है। तो 400 ml of N2 gas, N2 at STP, 22 ml of N2 at STP, वे कितना हो जाएगा बेटा 28 ग्राम होगा। N2 है तो 7 इंटू 2 28 ग्राम, इसलिए 1 ml की बात करोगे तो 1 ml की अगर हम बात करें N2 क्या हो जाएगा यहां पे 28/2400, ठीक है बेटा, ग्राम। तो अगर VML की बात करोगे, जो VML हम STP पे निकाले हैं ये वाला वॉल्यूम, तो VML की बात करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 28 ये हुआ, ठीक है। अब करना क्या है बेटा, करना ये है कि इसको अपॉन टोटल मास, लेट टोटल मास m था, तो ये अपॉन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की बात करोगे तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ N2 क्या हो जाएगा 28/22,400 इंटू V अपॉन ये क्या है M इंटू 100, ठीक है।
तो ये कैलकुलेशन है, यानी कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से तुम क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हो बाय ड्यूमॉस मेथड। दिस फॉर्मूला इज फॉर ड्यूमॉस मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ड्यूमॉस मेथड भी है और जेंडाल मेथड भी है, और जेईई मेंस में तो जेंडाल मेथड से कंसेक्यूटिव ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, 1 by 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, यहां पे एक क्वेश्चन है जो कि ड्यूमॉस मेथड से पूछा गया है। कह रहा है इन ड्यूमॉस मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 50 ml ऑफ N2 collected at 300 Kelvin temperature and 750 mm pressure. Calculate the percentage composition of nitrogen in the compound. Aqueous tension at 300 Kelvin is 15 mm Hg. ठीक है बेटा, तो देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है, सिंपल है। परसेंटेज कंपोजिशन की बात करोगे तो परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर 28 अपॉन 22,400 इंटू वी इंटू एम इंटू 100, यही तो फॉर्मूला है बाय ड्यूमॉस मेथड। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, बट वी हमको नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिया है एसटीपी पे, जो कलेक्टेड है उसको दिया हुआ है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला था क्या था, वी P1 V1 इंटू 273 T2 अपॉन P2 क्या था बेटा 760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू T1। ठीक है बेटा, ये था। अब हमको क्या करना है, P1 V1 दिया हुआ है। अब देखो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास ये M दे दिया है, तो यहां पे दिया क्या है, M इज इक्वल टू 0.03 ग्राम। V हमको कैलकुलेट करना है फ्रॉम दिस गिवन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से V कैलकुलेट करना है, तो कह रहा है 50 ml ऑफ N2 गैस कलेक्टेड एट 300 केल्विन, यानी टेम्परेचर हमको क्या दे दिया बेटा 300, यानी हमको दिया क्या है, T1 जो दे दिया है वो 300 दे दिया है केल्विन। अब कह रहा है कि V1 50 ml, देखो 50 ml यानी कि V1 हमको क्या दिया है 50 ml कलेक्ट हुआ है नाइट्रोमीटर में, V1 50 ml। अब बात कर रहे हैं प्रेशर की, तो प्रेशर क्या P1 की बात करोगे, तो P1 की बात करोगे तो कैसे निकालोगे बेटा, P1 दिया हुआ है क्या कि 750 mm प्रेशर कैलकुलेट, और एक्वस टेंशन दिया हुआ है कितना 50 mm, तो P1 यानी टोटल प्रेशर 715 माइनस 15 यानी कितना हो जाएगा 700। तो P1 पता हो गया, V1 पता हो गया, T1 पता हो गया, तो इसमें रख दोगे तो V की वैल्यू आ जाएगी। तो V की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो V की वैल्यू P1 कितना है बेटा, P1 है 700, V1 कितना है 50, ये 273 T2 था, P2 क्या 760 और ये T1 कितना है 300। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 41 V जो आएगा 41.9 ml आएगा। ठीक है बेटा, ये आया 41.9 यहां पे रख दो, इस 0.3 को रख दो, कैलकुलेट कर दो, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की बात करोगे, ठीक है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की बात करोगे तो ये 28 अपॉन 22,400 इंटू वी कितना आया 41.9 अपॉन एम कितना है 0.3 इंटू 100, इसको कैलकुलेट करोगे तो 17.46
17.46% नाइट्रोजन है दिस गिवन 3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कुछ भी नहीं है, बस तुमको क्या करना है, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी इक्वेशन देख के लगेगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना लेंदी है, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, बट इसको v हमको कैलकुलेट कर दोगे, इसमें m दिया है, ये सब पता है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। अब क्या होगा, v निकाल कर इसमें पुट कर दोगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ ड्यूमास मेथड। तो ये था बेटा क्या, एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस एंड नाइट्रोजन विथ ड्यूमास मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे क्या, जेंडॉल मेथड्स। तो कुछ भी हुआ नहीं है, कुछ भी एकदम भयानक नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये इतना डरा कर इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन बना के देगा, रिएक्शन लिख कर देगा कि आप समझ नहीं पाओगे। अल्टीमेटली हमको ये निकालना है, P1 दिया हुआ है, V1 भी दिया रहेगा। P1 को कैलकुलेट करने में थोड़ा ध्यान देना, एक्वस टेंशन इसको रिड्यूस करना है, यानी इसको घटाना है टोटल प्रेशर से। तो हमको जो नाइट्रोजन, ड्राई नाइट्रोजन का प्योर प्रेशर है वो हमको P1 मिल जाएगा। ये मिल गया, टेम्परेचर दिया ही है, मेंशन किया ही है किस टेम्परेचर पे, तो इजी वे में हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसको वैल्यू को पुट कर दोगे तो आप इजी वे में इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये था क्या, विद द हेल्प ऑफ ड्यूमास मेथड। नेक्स्ट देखेंगे हम क्या, जेंडॉल मेथड, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यही क्लोज करते हैं एंड आई होप आपका जो कंफ्यूजन होगा, आप एक दो बार पढ़े होगे, आपको जो दिक्कत हुआ होगा, आपको नहीं समझ में आया होगा, इस वीडियो लेक्चर के देखने के बाद आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और आप इस पर क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मिलेगा आप उसको कर डालो, आपका कंसेप्ट और बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यही क्लोज करते हैं। आप इसको अच्छे से नोट्स करिए, अच्छे से एक बार समझिए, नहीं समझ में आ रहा फिर से समझिए, रिपीट करिए, समझ में आएगा। और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन श्योर एंड शॉर्ट आना ही आना है। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यही क्लोज करते हैं। बाय बाय।